हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री मतलब आधुनिक इतिहास का आज 6वां लेक्चर है या भाग है वीडियो एग्जाम के लिए। 26 जून और 27 जून को एग्जाम नज़दीक आ गया है। ठीक है, तो इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करना है, लगभग 20 तारीख के अंदर ही आप लोग रिवाइज कर सकते हैं इसको। ठीक है, आज इसमें जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे गांधी इरविन समझौता गोलमेज सम्मेलन 15वां लेसन है। इसके बाद और जो लेसन आएगा इसी में हम शामिल कर ले जाएंगे। ठीक है, जो आज पहला इसमें क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो वो थे 6। ऑप्शन सी सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। यह दिल्ली में स्थित था तथा भारत का पहला उच्च न्यायालय था। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश 6 अन्य न्यायाधीश हो सकते थे। भारत उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश मॉरिस ग्रेयर थे। अगला क्वेश्चन है आपका, पूना समझौता 1932 इनके मध्य का एक करार था, क्या इसमें? तो यह ऑप्शन ए अम्बेडकर और गांधी। 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य एक समझौता हुआ। इसे पूना समझौता या पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर और राय बहादुर के प्रयत्नों से 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित कम्युनल अवार्ड में दलितों को पृथक निर्वाचन का स्वतंत्र राजनीतिक अधिकार मिला है। गांधी जी ने इसकी घोषणा होने यरवदा जेल में 18 अगस्त 1932 को दलितों को मिले पृथक निर्वाचन के अधिकार के विरोध में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन की घोषणा की। अतः 24 सितंबर 1932 को दलितों और हिंदुओं के मध्य पूना समझौता हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? उसे ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। तीनों गोल सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931। स्थान कहाँ था? सेंट जेम्स पैलेस। कहाँ पर पड़ता है? लंदन में। उद्घाटन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 89। अब दलितों तरफ भीमराव अंबेडकर की शामिल हुए थे। द्वितीय गोल सम्मेलन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसमें स्थान कहाँ हुआ था? ये भी लंदन में हुआ था। 31 प्रतिभागियों ने भाग लिया था और दलितों के लिए अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी को हुआ। इस सम्मेलन में 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? वो थे ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन डी सही है। प्रथम गोल सम्मेलन में 12 नवंबर 1930, द्वितीय गोल सम्मेलन 7 सितंबर 1931 अर्थात तृतीय जो हुआ था 17 नवंबर 1932 को। क्रम वाइज आप याद कर लीजिए, क्योंकि क्रम वाइज एग्जाम में पूछ लेता है कि किस तारीख को किस सम्मेलन हुआ था और कहाँ पर हुआ था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में दलितों की ओर से भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला चैप्टर आपका है मुस्लिम लीग। यहाँ से क्वेश्चन कम बनता है, ठीक है, किसमें? वीडियो एग्जाम में। तो इसको थोड़ा एक नजर से देख लीजिएगा आप लोग। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? 14 सितंबर 1946 को या 24 अक्टूबर 1946 को या 14 नवंबर 1946 को? जो इसका आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी 24 अक्टूबर 1946 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या के नेतृत्व में 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा की गई तथा
2 सितंबर 1946 को इसका गठन हो गया। प्रारंभ में मुस्लिम लीग इसमें भाग नहीं ली, लेकिन 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हो गई। विकल्प में 24 अक्टूबर दिया गया है तो वह सही होगा, और जो है गलत है, ठीक है, क्योंकि ये 26 अक्टूबर होगा। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग की गई थी तो थे 1940 में। ऑप्शन सी सही है। 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की, और पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता चौधरी रहमत अली थे। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था तो वो थे आपके मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। अगला चैप्टर आपका भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? वो थे क्रिप्स मिशन की विफलता। ऑप्शन डी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की विफलता पर चलाया गया था। और 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का निश्चय किया। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो थे महात्मा गांधी। ऑप्शन डी सही है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय दिया गया। यह आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। अब भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने लिखा था। अब दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? वो 1942 में। ऑप्शन बी सही है। गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन आपका है, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? तो उसे ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था, जिसका अर्थ था भारत की जनता देश की आजादी के लिए हर तरह का प्रयत्न करे। आंदोलन के दौरान 8 अगस्त 1942 ईस्वी को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक बंबई के ग्वालियरा टैंक में हुई थी, जहां कुछ संशोधन के बाद भारत छोड़ो आंदोलन को स्वीकार कर लिया। 9 अगस्त को भोर में ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन को नहीं रोक पाए, क्योंकि इस आंदोलन का नेतृत्व भारत की प्रत्येक जनता खुद कर रही थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? तो वो थे भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन बी सही है। 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन के लिए गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। इस आंदोलन के ज्यादातर बड़े नेताओं को 9 अगस्त की सुबह की ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी को आगा खां या पैलेस में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। वो थे आपके बंबई। ऑप्शन बी सही है। ठीक है। अगला चैप्टर आपका है कैबिनेट मिशन संविधान सभा। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन या योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था? वो थे ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन स्टेटफोर्ड, क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर
24 मार्च 1946 के संदर्भ में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की गई कि ब्रिटिश सरकार भारत की पूर्ण स्वतंत्रता अधिक को मान्यता प्रदान करती है, अतः भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है तथा इसके साथ ही पूर्ण पाकिस्तान के गठन की मांग अस्वीकार कर दी गई। अगला क्वेश्चन इसमें जो है आपका क्वेश्चन है, बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में के प्रमुख थे, वो थे आपके रक्षा, ये क्या रहेगा रक्षा, क्योंकि कैबिनेट मिशन 1946 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल के सदस्यों में बलदेव सिंह को रक्षा विभाग, सी राजगोपालाचारी को शिक्षा विभाग, आसफ अली को रेलवे तथा मुस्लिम लीग के सदस्य लियाकत अली खां को वित्त विभाग का कार्यभार सौंपा गया है। अगला क्वेश्चन आपका अगला चैप्टर है, भारत का विभाजन एक स्वतंत्रता है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था, वो थे सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी सही है। इसमें स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक थे। सी राजगोपालाचारी भारत के वकील, लेखक, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक 10 अप्रैल 1952 से 13 अप्रैल 1954 तक मद्रास प्रांत के प्रमुख भी रहे थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का विभाजन होने पर भारत और पाकिस्तान के बीच सरहद बंदी रेखा के रूप में 17 अगस्त 1946 को निम्नलिखित में से कौन सी लाइन प्रकाशित की गई थी, तो थे रेडक्लिफ लाइन, ऑप्शन बी सही है। रेडक्लिफ लाइन जो है आपका पाकिस्तान के बीच में है। भारत का विभाजन होने पर भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजक रेखा के रूप में रेडक्लिफ द्वारा 17 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ लाइन प्रकाशित की गई थी। तो पाक स्टेट लाइन किसके बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच है। डूरंड लाइन और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बत क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक हेनरी मैकमोहन ने 1914 में संधि पत्र में प्रस्तावित किया था, तो थे शिमला, ऑप्शन भी सही है। मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बत क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक हेनरी मैकमोहन ने 1914 में शिमला संधि पत्र में प्रस्तावित किया था। 1914 ईस्वी के बाद से अगले कई वर्षों तक सीमा रेखा का अस्तित्व कई अन्य विवादों के कारण विवादित रहा, किंतु 1935 में अलोक केरो नामक एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी ने तत्कालीन अंग्रेज सरकार को इसे आधिकारिक तौर पर लागू करने का अनुरोध किया। 1937 में सर्वे ऑफ इंडिया के एक मानचित्र में मैकमोहन रेखा को आधिकारिक भारतीय सीमा रेखा के रूप में दिखाया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है, किसने घोषणा की थी कि 23 या 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी, वो है क्लीमेंट इटली, ऑप्शन डी सही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली द्वारा यह घोषणा की गई कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 30 जून 1948 ईस्वी तक भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता प्रदान कर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, वो थे सिरिल रैडक्लिफ, ऑप्शन डी सही है। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष सिरिल रैडक्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर भारत पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा को रैडक्लिफ सीमा रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस, इसमें जो पहला क्वेश्चन आपका, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, वो थे सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी
और सुभाष चंद्र बोस एक उग्र राष्ट्रवादी थे। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध इंडियन नेशनल आर्मी NAA का गठन किया गया था। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया था? ये आयोग यहाँ से क्वेश्चन हटा दिया है। बैंकॉक में भारतीय स्वतंत्रता के लिए कार्यरत ज्ञानी प्रतिम सिंह जो गदर पार्टी के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन आपका इसमें, रासबिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? वो थे ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय फौज। जापान में रह रहे क्रांतिकारी रासबिहारी बोस ने जून 1942 ईस्वी को के बैंकॉक सम्मेलन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। किसने? तो किए थे आपका रासबिहारी बोस। आजाद हिंद फौज का सर्वप्रथम विचार कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। रासबिहारी बोस के नियंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर आए और जुलाई 1943 ईस्वी को रासबिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आजाद हिंद फौज के कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थायी भारत सरकार की स्थापना की। अतः रासबिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग भारतीय राष्ट्रीय फौज संगठन का एक अग्रदूत थी। अगला क्वेश्चन आपका इसमें, आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी गई? तो है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी सही है। कब? 21 अक्टूबर 1943 को। नेताजी में किस नेता निम्नलिखित में से नेता को नेताजी कहा जाता था? वो सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी। इनका उपनाम क्या था? तो मोहम्मद अली जिन्ना, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहे थे। सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था इनको नाम से। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? अक्टूबर 1943 को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना अक्टूबर 1943 में की थी। सुभाष चंद्र बोस 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुंच गए और 5 जुलाई 1943 ईस्वी को रासबिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी गई। परमादर्शदाता बन गए। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। यहीं से बोस ने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा का नारा भी दिया था। अगला चैप्टर जो आपका है गवर्नर जनरल और गवर्नर वायसराय। यहाँ से क्वेश्चन देखिए, वीडियो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख के जाइएगा। किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा शस्त्र अधिनियम पारित किया गया था जो भारतीयों को हथियार रखने से मना करता था? वो थे ऑप्शन बी 1942। वर्ष 1878 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में ब्रिटिश सरकार द्वारा आर्म्स एक्ट पारित किया गया था जिसने भारतीयों को बिना लाइसेंस शस्त्र हथियार रखना व उसका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध था। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि 1857 ईस्वी के विद्रोह की तरह फिर से कोई विद्रोह हो। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश भारत की पहली पूर्ण आधुनिक समकालीन जनगणना में आयोजित की गई थी? तो थे 1881। ब्रिटिश भारत की पहली पूर्ण आधुनिक समकालीन जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आयोजित की गई थी, जबकि जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। 1881 में जनगणना आयुक्त W क्लार्डेन थे। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी में संपन्न हुई जिसके जनगणना आयुक्त आर्य गोपाल स्वामी थे। अगला क्वेश्चन आपका है, इंडियन ईस्ट इंडियन कंपनी के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने सबसे विवादास्पद नीति पेश की थी जिसे
व्यक्तिगत सिद्धांत कहा जाता है, वो है लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन सी सही है। लॉर्ड डलहौजी वर्ष 1848 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। आते ही उसने घोषणा की थी कि भारत के सभी देशी राज्यों का खात्मा अब कुछ ही समय की बात है। राज्यों के अधिग्रहण के लिए उसने हड़प नीति का सहारा लिया। इस नीति के तहत उसने क्रमशः सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बाघाट, उदयपुर, झांसी तथा नागपुर का विलय कर लिया। इसी नीति के तहत अंततः उसने अवध के राजा या राज्य को भी नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया। लॉर्ड कर्जन का संबंध वंग भंग आंदोलन 1905, लॉर्ड माउंटबेटन का संबंध माउंटबेटन योजना, भारत पाकिस्तान बंटवारा तथा वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है आपका, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन बी सही है। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स का उनका समय कार्यकाल क्या था? तो 1773 से 85 तक कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की थी। और लॉर्ड लिटन जो थे इनकी समय काल जो था 1876 से लेके 80 तक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था। उसके बाद लॉर्ड रिपन जो थे 1880 से 84, प्रथम नियमित जनगणना के प्रथम कारखाना अधिग्रहण जो है 1881। लॉर्ड क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद और 1833 के भारत शासन अधिनियम चार्टर एक्ट द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का पद सुजित किया गया था। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम वेटिंग ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु वर्ष उनमें कानून पारित किया था। तो 1829 में। ऑप्शन सी। भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम वेटिंग का कार्यकाल 1828 से 1835 ईस्वी तक था। इसके प्रयासों से वर्ष 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम को पारित करने या कराने में राजा राम मोहन राय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगला क्वेश्चन आपका है, जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? वो तो ऑप्शन ए 1909। भारत सचिव जॉन मार्ले एवं वायसराय लॉर्ड मिंटो ने सुधारों का भारतीय परिषद एक्ट 1909 पारित किया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा गया है। इस एक्ट के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडल के आकार एवं उनकी शक्ति में वृद्धि की गई। इसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन पद्धति प्रदान कर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना था। अगला क्वेश्चन इसमें, स्वतंत्रता भारत के प्रथम भारतीय और अंतरिम गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन आपका है, किसने बंगाल में अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी? तो वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन डी। बंगाल में अस्थायी उपनिवेश अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786-1793 ने की थी, जिसमें जमींदारों को भू राजस्व का 10/11 भाग ईस्ट इंडिया कंपनी को तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन ए सही है, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन लुई फ्रांसिस एल्बर्ट विक्टर निकोलस जॉर्ज माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले तथा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के पूर्व भारत के गवर्नर जनरल थे। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन इसमें, जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया था। वो थे इलाहाबाद में। ऑप्शन बी सही है। जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने दिल्ली डिवीजन को छोड़कर इलाहाबाद में उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है इसमें, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन
का पिता कहा गया था, वो है लॉर्ड रिपन। ऑप्शन डी सही है। भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था, जिस कारण रिपन को स्थानीय या स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन के द्वारा किए गए कुछ कार्य हैं, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति 1882 में, प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 में, प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में, स्कूली शिक्षा हेतु हंटर कमीशन की शुरुआत 1882 में, इल्बर्ट बिल विवाद 1883 में, अकाल संहिता की स्थापना 1883 में। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन था? वो थे सतारा। ऑप्शन बी। लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 56 ईस्वी तक विलय नीति का व्यक्तिगत सिद्धांत की शुरुआत की थी, जिसके तहत सर्वप्रथम वर्ष 1848 ईस्वी में सतारा का विलय किया गया था। इसी नीति के द्वारा विलय किए गए राज्य हैं। पहला कौन था? सतारा 1848 में, जयपुर जो था 1849, संबलपुर 1849 में, बाघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853 और नागपुर 1854 आदि शामिल थे। अगला क्वेश्चन इसमें, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया था? वो थे 1856 में। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में कुशासन के आधार पर अवध राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य शामिल किया। इसके लिए उसने 3 कमेटी गठित की, जिसकी अध्यक्षता जेम्स आउटर ने की और कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में शामिल लिया। अगला क्वेश्चन, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? तो थे आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन सी सही है इसमें। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल 1786 से लेकर 1793 ईस्वी में सिविल सेवा नागरिक सेवा का प्रारंभ हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। इस सेवा में 1853 ईस्वी से प्रतियोगितात्मक परीक्षा होने लगी है। प्रारंभ में यह परीक्षा इंग्लैंड में होती थी, लेकिन 1923 से यह भारत में होने लगी। 1863 में प्रथम आईसीएस सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। अगला चैप्टर है आपका समाचार पत्र एवं पुस्तक, न्यूज़पेपर बुक। इसमें जो पहला क्वेश्चन आपका है, लंदन से इंडियन एसोसियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया था? तो थे श्याम जी की शोभवर्मा। ऑप्शन बी। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट एक भारतीय राष्ट्रवादी पत्रिका थी और यह लंदन में भारतीय समाजशास्त्री श्याम जी की शोभवर्मा द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गुरुमुखी कागज स्वदेश सेवक के नाम से प्रचलित था, जिसमें सामाजिक सुधार का समर्थन किया जाता था और साथ ही भारतीय सैनिकों से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की मांग की गई थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वैंकूवर से द्वारा प्रकाशित किया जाता था। वो थे जीडी कुमार। ऑप्शन ए सही है। जीडी कुमार ने इंडियन हाउस लंदन की तर्ज पर वैंकूवर कनाडा में स्वदेश सेवक होम की स्थापना की तथा गुरुमुखी में स्वदेश सेवक नामक पत्र प्रकाशित किया, जो सामाजिक सुधारों के साथ साथ सैनिकों से विद्रोह की मांग करता था। तारकनाथ दास भी इस संस्था से जुड़े थे। अगला क्वेश्चन है इसमें, 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? वो थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी सही है। केसरी मराठी भाषा का एक समाचार पत्र है, जिसका प्रथम अंक सन 1881 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस पत्र का उपयोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को वाड़ी देने के लिए किया गया था। यह समाचार पत्र आज भी तिलक जी के वंशजों एवं केसरी मराठा ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित होता था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक थे? तो वो थे आपके दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी सही है उसमें। अगला क्वेश्चन है, हिंदी स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो किया था मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन सी। मोहनदास करमचंद गांधी जी हिंद स्वराज, यंग इंडिया, हरिजन और जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक रचना की थी। सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल, दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड
इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी? तो थे महात्मा गांधी। ऑप्शन बी सही है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा 1909 में रचित एक पुस्तक है। इसकी मूल रचना गुजराती में है, जिसे गांधी जी ने अपने इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा के समय किल्डोडोन कैंसल नामक पानी की जहाज में लिखा था। अगला क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन थे? तो मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन बी सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि के लेखक थे। मोहम्मद इकबाल सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक थे। और वही महात्मा गांधी हिंद स्वराज के लेखक थे। अगला क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पुस्तक लेखक कौन है? तो है जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू। एक इंडिया महात्मा गांधी। केसरी और गीत रहस्य बाल गंगाधर तिलक। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो थे आपके मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन बी सही है। स्वतंत्र समाचार पत्र के संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे। इस समाचार पत्र को मोतीलाल नेहरू ने 9 फरवरी 1919 को इलाहाबाद से प्रकाशित किया, लेकिन अंग्रेजों के दमन के कारण 2 वर्ष बाद इसे बंद करना पड़ा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की थी? तो सर मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन सी सही है। कब? 1905 में। अगला क्वेश्चन है, ए नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वंदे मातरम पत्रिका के स्थापना किसने की थी? तो अरविंद घोष। ऑप्शन सी सही है। भारत में वंदे मातरम 1905 में अरविंद घोष द्वारा प्रकाशित एक अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था। यह पहली बार 6 अगस्त 1906 को प्रकाशित हुआ था और इसकी स्थापना बिपिन चंद्र पाल ने की थी। अगला क्वेश्चन है, किसने 1882 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया था? तो वो थे जस्टिस रनाडे। इसके लेखक समाज सुधारक थे, भारतीय न्यायाधीश के। अगला क्वेश्चन है जो आपका, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी सही है। महात्मा गांधी को पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। उन्होंने जुलाई 1944 में रंगून रेडियो स्टेशन से एक संदेश प्रसारित करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा था, जबकि 12 अप्रैल 1919 को रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन है, इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो देखिए प्रिंटेड है, गलत है। इसमें जो नारा दिए थे इकबाल जिंदाबाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल ने अपनी पुस्तक बंग ए दर्रा में किया था। बम फेंकते समय सर्वप्रथम नारे के रूप में इस शब्द का प्रयोग भगत सिंह ने किया था। ठीक है, इसमें भगत सिंह ऑप्शन में नहीं है, तो भगत सिंह को मान लीजिएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, देश बंधु किसे कहा जाता था? तो है आपके चित्तरंजन दास। ऑप्शन सी सही है। देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता। देश बंधु चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आप लोग कमेंट में शेयर कर सकते हैं। ठीक है। भारत में भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो है सरोजिनी नायडू। ऑप्शन सी सही है। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को, स्वराज कोकिला लता मंगेशकर को, लव महिला इंदिरा गांधी को, भारतीय एथलीट्स की गोल्डन गर्ल पीटी उषा को। निम्नलिखित में से किसको लोक नायक के रूप में जाना जाता है? तो है जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन बी सही है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो है भगत सिंह। दिल्ली चलो का नारा भगत सुभाष चंद्र बोस दिए थे। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू। और दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे आजाद हिंद रहे। ठीक है, एक कथन नारा उपाधियों का चैप्टर था, उसी में ये सब था। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार
राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो वो थे आपके सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी। किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सही है। बाल गंगाधर तिलक 23 जुलाई 1856 को 1 अगस्त 1920 के केशव गंगाधर तिलक के रूप में पैदा हुए। वह एक भारतीय राष्ट्रवादी, पत्रकार, शिक्षक, समाज सुधारक तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें लोकमान्य के मानद उपाधि से भी सम्मानित किया गया। तिलक ने मराठा तथा केसरी नामक समाचार पत्र भी निकाला था। इनके ऊपर 2 बार राजद्रोह का मुकदमा चला और तिलक स्वराज आत्मशासन के पहले और सबसे मजबूत समर्थकों में से एक थे। गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रेम से क्या उपाधि दी थी? तो वो थे गुरुदेव। अगला क्वेश्चन है, अगला चैप्टर आ गया है आपका ब्रिटिश कालीन स्थापत्य। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग ए आजादी पार्क का नारा दिया गया था, स्थित है, वो है मेरठ, ऑप्शन डी। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग ए आजादी पार्क का नारा दिया गया था, उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ में स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता तथा बहादुर पार्क बांग्लादेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन थे? तो थे आपके डिजाइनर थे आपके एडविन लुटियंस, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था? तो थे आपके आसफ उद दौला, ऑप्शन ए सही है। बड़ा इमामबाड़ा वर्ष 1784 ईस्वी में अवध के चौथे नवाब आसफ उद दौला के द्वारा बनवाया गया था। यह 1784 में हुए एक बड़े आकार के लिए राहत परियोजना के एक हिस्से के रूप में बनाया गया था। लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा इस जगह के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास विविध में सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? तो वो थे भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण 1937 में हुआ। इसी अधिनियम के द्वारा वर्मा को भारत से पूर्णतः अलग कर दिया गया था। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? तो है फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन डी। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस के साथ साथ विश्व में राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तनों की शुरुआत हो गई। इस क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास में अंडा के ऊपर हर्मिका थी, एक बालकनी जैसा संरचना जो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती थी। हर्मिका से एक मस्तूल निकाला था जिसे उसे कहते थे, वो है EST, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपका, इसमें मिलान करने के लिए कहा है, ठीक है। जिसे इंडियन नेशनल आर्मी जो है आपका एक किससे रिलेटेड है? तो राज बिहारी बोस, ठीक है। किससे? राज बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है। तो राज बिहारी बोस इसमें ऑप्शन नहीं है, तो आप इसमें होगा आपका सुभाष चंद्र बोस। गदर पार्टी 1913 में किसने किया था? लाला हरदयाल एवं मोहन सिंह भागना, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। मित्र मेला जो है आपका 1899 में स्थापना हुई थी, किसने किया था? विनायक दामोदर सावरकर। और होम रूल लीग जो स्थापना हुआ था 1916 में एनी बेसेंट। इसके हिसाब से जो आंसर होगा वह है आपका बी, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में स्थापना की थी। दोनों लोग किए थे 1 महीना का अंतर के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित क्रम में भारत आए थे, इसमें पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, उसके बाद कौन आया था? जैसे इसमें जो पहले आए थे हेनसांग नहीं फायान आए थे, ऑप्शन पहले ही आए थे, उसके बाद हेनसांग आए थे दूसरे नंबर, थॉमस रोज तीसरे नंबर पे थे, ठीक है। जो फायान आए थे
उनका समय था 1399 से लेकर 1414 ईस्वी तक, और उसमें जो भारतीय शासक थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। दूसरे नंबर पर आए थे हिंसांग, जो है 629 से 645 ईस्वी के बीच। उस समय भारतीय शासक कौन थे? तो हर्षवर्धन थे। और टॉमस रुक तीसरे स्थान पे आए थे 1615 से लेकर 1619 ईस्वी के बीच। उसमें जो भारत के शासक थे जहांगीर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें, इनसे किसे भारत के ग्रैंड गोल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? वो है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए सही है। दादा भाई नौरोजी को उनके कार्यों के सम्मान में भारत का ग्रैंड गोल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा वर्ष 1851 में रहनुमाई मजदायसन सभा तथा 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई। दादा भाई नौरोजी को वर्ष 1886 से लेकर 1893 तथा 1906 में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। उल्लेखनीय है कि उनकी या इनकी प्रसिद्ध रचना प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया है, जिसमें भारत से धन बहिर्गमन का सिद्धांत दिया गया था। पहला को इसमें जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जोड़ा सही नहीं है। इसमें कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो एडी 1709 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, नहीं। तो औरंगजेब की जो मृत्यु हुई 1707 में। ठीक है। बीसी 261 कलिंग का युद्ध हुआ था। एडी में 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई थी। एडी 622 में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इसमें जो है 1707 रहेगा, 1709 नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम अनुसार का सही क्रम बताइए इसमें। जैसे इसमें पहले कौन था? इल्तुतमिश, इसमें चौथा पहले स्थान पर रहेगा। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी दूसरे स्थान पर, शेरशाह तीसरे स्थान पर और अकबर चौथे स्थान पर रहेंगे। तो इसके हिसाब से जो आंसर होगा वो है आपका बी। इल्तुतमिश जो है, इनके वंश ममलुक वंश थे। इसका शासनकाल कब तक था? तो 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक। वहीं अलाउद्दीन खिलजी का जो वंश था, खिलजी वंश, 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। शेरशाह सूरी का वंश था, सूर्य वंश, इनका कार्यकाल 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक था। अकबर, इनका मुगल वंश था, 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? और खारी बावली कहाँ पड़ता है? नई दिल्ली में। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, इसमें निम्नलिखित घटनाओं का क्रम बताइए। रॉलेट एक्ट, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, माले मिंटो सुधार और इल्बर्ट बिल। इसमें जो है पहले आपका इल्बर्ट बिल, इसमें देखिए करेक्शन हो गया, गलत हो गया। ठीक है, इसमें पहले जो था इल्बर्ट बिल था, उसके बाद माले मिंटो सुधार था, उसके बाद रॉलेट एक्ट था। ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी। ठीक है, इसमें पहले स्थान पे ये था, दूसरे स्थान पे ये था, उसके बाद रॉलेट एक्ट तीसरे स्थान पे था और चौथे स्थान पे गांधी इरविन समझौता। ये ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा आप। इल्बर्ट बिल 2 फरवरी 1883 को लागू किया गया था। इस बिल में सर पीसी एल्बर्ट ने जातीय भेद को दूर करते हुए यूरोपीय और भारतीय न्यायाधीश को समान शक्तियां प्रदान की थी। माले मिंटो सुधार कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी को, 1909 ईस्वी को भारतीय हुआ था। इसने 1892 ईस्वी के अधिनियम के दोषों को दूर करते हुए मुस्लिमों के लिए पृथक चुनाव मंडल की शुरुआत की गई थी। तीसरा था मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट लागू हुआ। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील का कानून भी कहा जाता था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुई थी। किसके बीच? लॉर्ड इरविन के बीच, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुस्तक की घोषणा की थी? तो थे जेम्स रेमेस मैकडोनाल्ड। ऑप्शन डी सही है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंग्रेज के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था?
तो वो थे लाल कुर्ती, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, घटना की तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो ये ऑप्शन सी। बीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय होम लीग की स्थापना की थी 1914 में। अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसके स्थापना वर्ष 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भारत में स्वशासन हेतु राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए होम रूल के नाम के साथ वर्ष की गई थी। वर्ष 1915 ईस्वी से 1916 के मध्य दो होम रूल लीगों की स्थापना हुई। पूना होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक एवं मद्रास होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। एनी बेसेंट ने की थी। होम रूल लीग के आंदोलन का मुख्य उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति था। अगला क्वेश्चन है, अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद के.एम. मुंशी ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? वो थे ऑप्शन बी, भारतीय विद्या भवन। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राजनेता, गुजराती एवं हिंदी के विख्यात साहित्यकार तथा शिक्षाविद थे। उन्होंने भारतीय विद्या भवन की स्थापना 7 नवंबर 1938 ईस्वी को महात्मा गांधी की प्रेरणा से मुंबई में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस समाज सुधारक और राजनेता को प्यार से बाबा साहेब कहा जाता था? तो थे ऑप्शन सी, अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर को बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है, जो एक लोकप्रिय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। आंग्ल समाज में हत्या कब तक अपराध नहीं मानी जाती थी? तो है 10वीं शताब्दी तक। पंचशील का नारा किससे संबंधित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू से। पंचशील का नारा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। धातव्य है कि नेहरू जी के विदेश नीति का मूल आधार था पंचशील सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन कौन थे? तो वो थे एक बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन भारतीय बौद्ध भिक्षु, दार्शनिक और माध्यमिक मत के संस्थापक थे, जिनकी शून्यता की अवधारणा के स्पष्टीकरण को उच्च कोटि के बौद्धिक एवं आध्यात्मिक उपलब्धि माना जाता है। इनकी दो प्रमुख रचना माध्यमिकता या कारिका तथा विग्रह वर्तनी शून्य साप्ती है। 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था? तो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन सी सही है। रामचरितमानस का कौन सा कांड अध्याय सबसे छोटा है? तो है आपका किष्किंधा कांड, ऑप्शन बी। रामचरितमानस 16वीं शताब्दी में रचित तुलसी जी की रचना है। रामचरितमानस को तुलसी जी ने 7 कांडों में विभक्त किया था। पहला था बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड और किष्किंध कांड। उसके बाद आपका आता है सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तराकांड। ठीक है, 7 होता है। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो है आपके 18 दिन तक। ऑप्शन बी सही है। इसके बाद आपका आता मिलान करने के लिए पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था आपका 1526 में। प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 ईस्वी में। वहीं हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 1576 में और तालिका कोट का जो है 1565 में। ठीक है, इसके हिसाब से ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पल्ली आंदोलन संबंधित है, वो है तमिलनाडु से। ऑप्शन बी। इसके बाद आपका आता है निम्नलिखित सुनिश्चित कीजिए जो नीचे कोट में दिया गया है। इसमें कहा है कि हिंदू जो है सनातनी और आर्य समाजी से संबंध है। और उसके बाद जो आपका मुसलमान है शिया और सुन्नी से रिलेटेड है। सिख जो है आपका निरंकारी और नामधारी से रिलेटेड है। और ईसाई जो है कैथोलिक और
प्रोटेस्टेंट से रिलेटेड है। इसके हिसाब से ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो हुआ था वो आपका ए मतलब 1966 ईस्वी में। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच एक शांति समझौता है जो 10 जनवरी 1966 को भारत पाक युद्ध 1965 के दौरान किया गया था। ताशकंद समझौता ताशकंद में किया गया जो उज्बेकिस्तान में है। नाथुराम गोडसे के भी 3 भाई कौन थे जो आरएस के सदस्य थे? तो थे दत्तात्रेय, गोविंद और गोपाल। ऑप्शन ए सही है। दोस्तों तो जो मॉडर्न हिस्ट्री था मतलब आधुनिक इतिहास खत्म हो चुका है। ठीक है, कंप्लीट हो चुका तीनों पार्ट। और अगले वीडियो में हम आपको अब इसमें विश्व इतिहास का 3-4 क्वेश्चन उसको करा दे रहे हैं। ठीक है, पहला इस क्वेश्चन जो इसमें है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? तो है 1941 में। ऑप्शन बी सही है। द्वितीय विश्व युद्ध सन 1939 से 1945 ईस्वी तक चलने वाला विश्व स्तरीय युद्ध था जिसमें जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध इटली में 10 जून 1940 को भाग लिया गया था। अगला क्वेश्चन, ट्राफलगर स्क्वायर विश्व के किस शहर में स्थित है? तो है लंदन में। पूरा विश्व होलोकास्ट शब्द को विशेष रूप से निम्नलिखित किस देश के साथ जोड़कर देखा है? तो है आपका ऑप्शन ए जर्मनी। होलोकास्ट समूचे यहूदी लोगों को जड़ से खत्म कर देना सोचा समझा और योजनाबद्ध प्रयास था। अगला क्वेश्चन है, आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है, किसका कथन है? तो ये है प्लेटो का। ऑप्शन सी सही है इसमें। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो 11 नवंबर 1918 ईस्वी को समाप्त हो गया था। ठीक है, बस आपका यहीं से हिस्ट्री जो है कंप्लीट हो गया पोर्शन। अब इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब अगले जो लेक्चर हम लाएंगे उसमें भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी सुझाव आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।